बहुत। ये तो कहाँ से था? फैजाबाद है। ठीक है, ध्यान रखिए। अंग्रेजों के सबसे बड़े शत्रु कौन थे 1857 के विद्रोह से? अंग्रेजों ने बोला तो सबसे बड़ा यही शत्रु थे। यही मौलवी थे अहमदुल्ला ही अहमदुल्ला। सबसे बड़े शत्रु के रूप में। ठीक है, कहाँ से हम लोग पढ़ना है? कहाँ से थे शाहमल? बागपत, उत्तर प्रदेश। बागपत। इसने क्या काम किया था? तो इन्होंने मतलब पूरी तरीके से हमारे जो विद्रोही सैनिकों को पूरा मतलब क्या कह रहे हैं, राशन वगैरह, ठीक है, मतलब बैक सपोर्ट जो होता है ना, सो देने का काम किया था। ठीक है, शाहमल साहब ने। ठीक है, विद्रोह का दमन पढ़ाना है। दमन ये तो हो पढ़ा गया दिए थे था। विद्रोह का दमन। विद्रोह असफल क्यों हुआ ये भी पढ़ा दिए थे, क्यों असफल हुआ। हाँ। विद्रोह में सभी वर्गों का शामिल है, कौन कौन से वर्ग शामिल नहीं हुए थे? तो जमींदार वर्ग शामिल नहीं थे। गोरखा समाज। भारत के पढ़े लिखे मतलब भारत शिक्षित वर्ग शामिल था कि नहीं था? नहीं। नहीं था। बहुत सारा देसी राजे रजवाड़े ने भी शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, बिल्कुल शिक्षित ठीक है। वर्ग में हाँ, शामिल। कौन दो सेना ने, ठीक है, सबसे अधिक ब्रिटिश की मदद किया विद्रोह को दबाने में? गोरखा और ये था गोरखा और सिख गोरखा थे। रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट। कौन था? सिख गोरखा रेजिमेंट और रेजिमेंट। सिख रेजिमेंट। ठीक है, विद्रोह शुरुआत की तिथि कब तय की गई थी? लेकिन उससे पहले ही मतलब विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। 31 मई अठारह सौ बिल्कुल, सत्तावन लेकिन शुरुआत लेकिन कब हो 10 गई? मई। 10 मई 10 मई। 10 मई का। 1857। कर रहे थे उसे 31 मई को शुरू करेंगे, एक बहुत ही वेट ही कर रहे थे, लेकिन विद्रोह क्या हो गया, शुरुआत हो गया। ठीक है, देसी राज्यों का देशद्रोही रुख की बात करेंगे तो किस राज्य पे मतलब, तो ध्यान में पटियाला नवाजिन, अफगानिस्तान नेपाल के राजा ने अंग्रेजों को सैनिक प्राप्त सहायता के साथ साथ आर्थिक सहायता भी दी थी। ठीक है, सांप्रदायिकता का खेल हमने बता दिया था क्या था। सांप्रदायिक का हिंदू का मुस्लिम के खिलाफ, हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ, और हिंदू मुस्लिम को सिख के खिलाफ मतलब भड़काया गया था। ठीक है, संपूर्ण देश में प्रशासित न होना मतलब दैट मीन्स इनके पास किसी भी प्रकार का, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरी तरीके से अभाव था। ठीक है, शस्त्रों का अभाव था, मतलब इनके पास आधुनिक हथियार जो है उपलब्ध नहीं थे। अभी भी किसी ने भाला से, तीर से, तलवार से ये लोग लड़ रहे थे। ठीक है, सहायक साधनों का अभाव था, मतलब इनके रेल, डाक, तार एवं परिवहन नहीं था, जो कि ब्रिटिश के पास ये सब था। बता दे, सैनिक संख्या में अंतर था, मात्र यहाँ पे 96,000 सैनिक थे। कंपनी के कितने सैनिक थे? 96,000 सैनिक थे। लेकिन ये सारे के सारे सैनिक क्या थे? ट्रेन थे, वेल ट्रेन थे, इनको अच्छी मतलब प्रशिक्षण मिला था। 1857 की क्रांति की सबसे अच्छी बात अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो हिंदू मुस्लिम एकता बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखें, ऐसी एकता फिर भविष्य में कभी भी देखने को नहीं मिली। हमने बताया था विशाल, जो लोग आप लोगों को बोले थे याद नहीं हुआ था, वर्ष 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह माह था। किसने कहा? रॉबर्ट्स ने कहा। किसने कहा है? रॉबर्ट्स ने। रॉबर्ट। 1897 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद था। क्या नाम था? इसने लॉरेंस ने कहा। ठीक है, जो कि लखनऊ से मतलब नेतृत्व करते हुए मारा भी गया था। ठीक मारे है, गए थे। 1857 का विद्रोह को या तो सिपाही विद्रोह या अधिकृत राजाओं तथा जमींदारों का अनियोजित प्रयत्न अथवा सीमित किसान युद्ध कहा जा सकता है। किसने कहा था? तो टॉप्सन एवं गैरेट ने कहा था। किसने कहा था? टॉप्सन एवं गैरेट ने कहा था। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं, धार्मिक युद्ध था। ये पूछा गया, किसने कहा था? रसेल ने कहा था। किसने कहा रसल। था? रसेल ने कहा था। क्या नाम था? 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं, धार्मिक युद्ध था। धार्मिक युद्ध क्रूसेड कहा था इसने। क्या कहा था? क्रूसेड। क्रूसेड होता है ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में धार्मिक युद्ध हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो इसको रसेल ने कहा था। ठीक है, 1857 का विद्रोह राष्ट्रीयता की भावना का भाव था, और ये सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। कि भारतीय इतिहासकार ने कहा था, क्या नाम है इनका? आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार। सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं, अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित प्रयास था। किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक है, 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, अपितु यह भारतीयों तथा अंग्रेजों के विरुद्ध धार्मिक सैनिक शक्तियों तथा राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध था। किसने कहा है? मेकार्की ने कहा। किसने कहा? नेपाल। मेकार्की ने। ठीक है, 1857 का विद्रोह सर्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। ये किसने कहा है? सावरकर ने कहा। सावरकर ने क्या कहा? राष्ट्रीय संघर्ष। 1857 का विद्रोह, ठीक है, मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था। ये किसने कहा है? ये तो आउटकम आउटक्रम ने था। कहा है। ठीक है, ध्यान में, आउटक्रम ने कहा। ठीक है, 1857 के क्रांति की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास किसने कहा? तो सैयद अतहर अब्बास रिजवी ने कहा। ठीक है, 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास थी। किसने कहा था? तो बिपिन चंद्र ने कहा। ठीक है, बिपिन चंद्र का ये भी मॉडर्न हिस्ट्री लिखते हैं,
ठीक है। आरसी मजूमदार ने 1857 का इतिहास लिखा है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1857 का विद्रोह सचेत संयुक्त उपजा का राष्ट्रीय विद्रोह था। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिजरायली ने कहा था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी रहे थे, ठीक है। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था, किसने कहा है? नॉर्टन। ब्रूस नॉर्टन ने कहा है, ठीक है। 1857 का विद्रोह आरंभिक स्वरूप में सैनिक था, लेकिन बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया। किसने लिखा था? एम एस सेन ने। जब एम एस सेन ने लिखा था, जब भारत का इतिहास, जब 1857 की क्रांति का इतिहास जब लिखने की बात हुई, तो सरकारी इतिहासकार कौन थे? इन्हीं को नियुक्त किया गया था ना, इन्हीं को नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में विवाद होने लेकिन के बाद ये मना कर इस्तीफा दिए दे थे। देते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं, विवाद हो लिखे गया हैं। था, इस्तीफा दे दिया इन्होंने, ठीक है। विद्रोह की प्रकृति पढ़ा दिया था मैंने। कि विद्रोह नहीं, विद्रोह वही का प्रकृति प्रकरण पढ़ाना तक ही पढ़ रहे थे। था। अब देखेंगे विद्रोह की प्रकृति, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह की प्रकृति पे विचारों में भिन्नता है, ठीक है। मतलब विद्रोह का नेचर क्या था? सैनिक विद्रोह था, मुसलमानों का षड्यंत्र था, राष्ट्रीय विद्रोह था। तो सभी इतिहासकारों ने अपना अपना मत दिया है। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे एकमात्र सिपाही विद्रोह माना है। सर जॉन सीले के अनुसार यह पूरी तरह एक देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही का विद्रोह था, जिसका न तो कोई अपना नेता था और न ही जिसे लोगों का समर्थन प्राप्त था, ठीक है। तो इसको स्वार्थी सिपाही विद्रोह किसने कहा? सीले ने कहा। सीले ने कहा कि देखो 1857 का विद्रोह जो है ना, एक स्वार्थी सिपाही विद्रोह, इसका न तो कोई अपना नेता था, न ही मतलब बात करेंगे इनको लोगों का समर्थन प्राप्त था, ठीक है। हालांकि इस घटना की संपूर्ण तस्वीर नहीं, जैसा कि इसमें सिपाहियों के अलावा आम लोगों के विभिन्न वर्गों ने भी अपना भागीदारी दिया। सिपाहियों का असंतोष इस विप्लव मात्र का एक कारण था। मतलब सिपाही जो तो असंतुष्ट थे, ये विद्रोह का एक कारण तो था, लेकिन इसमें समाज के बहुत वर्गों की मतलब सहानुभूति या फिर मतलब कुछ सहभागिता देखी जाती है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए ये समझने के लिए, ठीक है। अब देखें 1857 में हुए इस विद्रोह के संपूर्ण घटनाक्रम पर एक सूक्ष्म दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि यह एक राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत स्वतंत्रता संघर्ष तो था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्वराज की बात तो थी। परंतु कुछ अंग्रेज इतिहासकारों और उनके समर्थक भारतीय इतिहासकारों द्वारा इसे सैनिक विद्रोह तथा गदर की संज्ञा प्रदान करके इसके महत्व को कम करने की कोशिश की गई। कुछ मतलब अंग्रेज इतिहासकार, कुछ उनके समर्थक भी इसको मतलब क्या बोलते हैं? 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहते हैं। जैसे इसने क्या बोला, क्या नाम है इसका, ठीक है, आरसी मजूमदार। 1857 का विद्रोह राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, ठीक है। यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था, ठीक है। तो क्या कर रहे, एक तरह से ब्रिटिश की जो बातें थे उसको मतलब क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ भारतीय इतिहासकारों ने इसे एक सैनिक विद्रोह मात्र माना है, ठीक है। फ्रेड रॉबर्ट्स, एडवर्ड टॉमसन, जीटी गैरेट, शीले, जेम्स आउटरम, विलियम हवार्ड रसेल, बीबी बीबी मैलेसन आदि पाश्चात्य इतिहासकार मतलब वेस्टर्न इतिहासकारों ने के साथ साथ रमेश चंद्र मजुमदार, सुरेंद्र नाथ सेन, हरिप्रसाद चट्टोपाध्याय, ठीक है, पूरन चंद्र जोशी आदि भारतीय इतिहास 1857 के विद्रोह को सैनिक द्वारा छोटे स्तर पर किए गए विद्रोह के रूप में व्याख्याति करते हैं, ठीक है। इनका मानना था 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता भावना की सर्वथा अभाव था, लेकिन हमको ऐसा कहीं भी नहीं देखने को मिलता से राष्ट्रीयता भावना की अभाव रहा होगा, ठीक है। दूसरी ओर पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनायक दामोदर सावरकर, एस ए रिजवी, बेंजामिन डिजरायली, जस्टिस मैकार्थी, ब्रूस नॉर्टन, बिपिन चंद्र आदि जैसे इतिहासकार 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संघर्ष की संज्ञा दी है। इनका मानना है कि वर्ष 1857 का आंदोलन का जनजीवन से संपृक्त भारत के विदेशी आततातियों, ठीक है, आततातियों को निकालने के लिए उद्देश्य से संबंधित एक संगठित और सुनियोजित कार्यक्रम था। ये कौन कहते हैं? भारतीय इतिहास कर कहते हैं एक राष्ट्रीय विद्रोह था। उसमें कौन कौन है? सावरकर साहब, नेहरू साहब और ध्यान में रखेगा बिपिन चंद्र, ऐसे लोग शामिल है, ठीक है। 1857 का विद्रोह संग्राम यदि सैनिक विद्रोह मात्र था तो सिर्फ इसमें सैनिकों ने ही भाग क्यों नहीं लिया? भाई समाज के विभिन्न वर्गों ने भाग लिया था, महिला वगैरह तक भाग ली थी। अगर 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था तो केवल सैनिक ही भाग लेता, क्या मतलब था? वीर कुंवर सिंह इतने बड़े नेता थे, उनको सैनिक से क्या लेना देना था? जमींदार थे वो, उन्होंने भी जमींदार बहुत सारे अलग रहे, लेकिन फिर भी वीर कुंवर सिंह भी क्या थे? राजा थे, वहां के जमींदार थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। मेरठ से उठी क्रांति का लहर ने दो दिनों के भीतर दिल्ली को भी अपनी चपेट में ले लिया। वस्तुतः विद्रोह में ग्रामीण तथा शहरी जनता सम्मिलित थी। हाँ, क्रांति की शुरुआत सैनिकों ने की थी, ये बात समझ में आता है, ठीक है, लेकिन इसमें समाज के हर वर्गों का मतलब क्या थी? सहभागिता आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
वर्ष 1857 के विप्लव में युद्ध सिपाहियों के साथ अंग्रेजों के अत्याचार से क्षुब्ध जनसाधारण ने भी सक्रिय रूप में भाग लिया, इसलिए इसे मात्र सैनिक वीरों की संख्या देना युक्ति संगत नहीं है। ठीक है, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछेगा 8 नंबर के क्वेश्चन में 1857 का विद्रोह मात्र सैनिक विद्रोह नहीं था, ठीक है, आलोचना के साथ उत्तर दें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसी प्रश्न को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, डॉक्टर ए के दत्ता 1857 के विद्रोह को एक अवसर के तौर पर समझते, जिनका कुछ असंतुष्ट राजाओं एवं भूपतियों ने लाभ उठाया, जिनके हित नवीन राजनीतिक व्यवस्था से क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो ए के दत्ता बोलते थे, देखिए 1857 का विद्रोह जो था ना सैनिकों के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, लेकिन एक अवसर के तौर पर इनको समझा जाता है, जिसका लाभ किसने उठाया, तो असंतुष्ट कुछ राजाओं और मतलब जमींदारों ने इसका लाभ उठाया। ठीक है, इस कारण इसे कुछ क्षेत्रों में लोकप्रिय विद्रोह का संदर्भ प्रदान किया गया। यह विद्रोह कभी भी स्वरूप में सभी भारतीयों का विद्रोह नहीं था, ठीक है, उनका कहना है, लेकिन यह स्थानीय, सीमित एवं क्षीण रूप से संगठित था। इस आंदोलन में विद्रोहियों के विभिन्न वर्गों के बीच सशक्ति तथा उद्देश्य में एकता का अभाव था। ठीक है, लेकिन आप 20वीं सदी में जाओगे तो एक पुस्तक आती है सावरकर जी की, बी डी सावरकर ने पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध 1857 में विद्रोह की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के सुनियोजित युद्ध के रूप में व्याख्या किया है। डॉक्टर एम एस सेन ने अपनी पुस्तक, ठीक है, 1857, याद रखिएगा, एम एस सेन की कौन पुस्तक है, 1857, एग्जाम में पूछा जाता है। 1857 पुस्तक किसने लिखा, तो एम एस सेन साहब ने लिखा था। विद्रोह को धर्म के लिए युद्ध के तौर पर शुरू होना माना, मतलब धर्म के लिए युद्ध के तौर पर शुरू किया गया, जिसका अंत स्वतंत्रता के युद्ध के रूप में हुआ। मतलब बोला से भले इस क्रांति का शुरुआत एक धर्म के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन अंत में जाके इसने अपना रूप को मतलब क्या किया, तो परिवर्तित कर दिया, रूप को अपना क्या किया, चेंज कर दिया, और बाद में जाके ये मतलब क्या बना, स्वतंत्रता के रूप में, मतलब इस युद्ध, मतलब ये मतलब जो था विद्रोह जो था चल रहा था। ठीक है, आरसी मजूमदार की बात करें, न तो इसे प्रथम नहीं इसे राष्ट्रीय विप्लव माना, बोला ये प्रथम भी नहीं था और ये राष्ट्रीय भी नहीं था, किसने बोला, आरसी मजूमदार, और न ही मतलब स्वतंत्रता का युद्ध था। ठीक है, तीनों बात इन्होंने कहा, न तो प्रथम था, न तो राष्ट्रीय था, न तो मतलब स्वतंत्रता का था। जैसा कि देश का एक बड़ा हिस्सा इसे अप्रभावित रहा, लोगों ने, कई वर्गों ने इस विद्रोह में भाग नहीं दिया। मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार 1857 का विद्रोह विदेशी और सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध सैनिक शासन का संयुक्त लोकतांत्रिक संघर्ष था। मार्क्सवादी जो इतिहासकार जो होते हैं वो बोलते हैं 1857 का विद्रोह विदेशी और सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध सैनिक किसान का संयुक्त लोकतांत्रिक संघर्ष था। मतलब मार्क्सवादी इसमें किसको जोड़ते हैं, सैनिक को भी जोड़ते हैं और किसे जोड़ते हैं, किसानों को भी जोड़ते हैं। ठीक है, हालांकि यह मत जांच के प्रकाश में कहीं ठहर नहीं पाता, जैसा कि विद्रोह में नेता स्वयं सामंती पृष्ठभूमि के थे। विद्रोह का नेता जो थे वो भी तो सामंती पृष्ठभूमि के थे। जैसे बात करेंगे वीर कुंवर सिंह, क्या थे, वो भी तो जमींदार थे, उनकी जमींदारी चली गई थी, इसलिए तो उन्होंने विद्रोह किया। 1857 के विद्रोह का वर्गीकृत करना आसान नहीं है, जबकि कोई भी, ठीक है, LER रीस जैसे विचारों, उन्होंने माना कि एक कट्टर धर्मवादियों द्वारा ईसाइयत के विरुद्ध युद्ध था। ठीक है, मतलब कट्टर धर्मवादियों के विरुद्ध, ईसाइयों के खिलाफ युद्ध था, रीस ने कहा। ठीक है, टीआर होम्स, उन्होंने इसे सभ्यता एवं पाशविकता के मध्य और सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष के रूप में देखा है। किसने, टीआर होम्स ने। यह भी पूछा जाता है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने बोला से सभ्यता और बर्बरता के बीच का मतलब संघर्ष था, तो टीआर होम्स ने। ध्यान रखेंगे, जैसे विचारों को सिरे से नकार सकता है, यद्यपि कोई भी अभी तक इसे स्वतंत्रता के युद्ध के तौर पर स्वीकार नहीं कर सका है। ठीक है, ये प्रथम स्वतंत्रता का युद्ध ऐसा नहीं था। इसे राष्ट्रवाद एवं साम्राज्यवाद के विरोधी भावनाओं का बीजारोपण किया, लेकिन एकल राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रवादिता की अवधारणा 1857 के विद्रोह की देन नहीं थी। ठीक है, कहा जा सकता है कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का भारतीयों का प्रथम महान प्रयास संघर्ष था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, स्वतंत्रता की भावना में उद्दलित हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों का सम्मिलित होकर विदेशियों को अपने देश से निकालने का पहला प्रयास 1857 में ही हुआ। ठीक है, इसलिए 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम उद्घोष कहना सर्वथा युक्ति संगत होगा। ठीक है, मतलब इसको कह सकते हैं, तो 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम उद्घोष था, मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की यहाँ से मतलब शुरुआत मानी जाती है 1857 की क्रांति से, इसको ध्यान में रखना है। इसने ब्रिटिश शासन के प्रति स्थानीय विरोध की परंपरा को स्थापित किया, जिसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के हेतु मार्ग प्रशस्त किया। यहाँ तक कि इस विचार को कुछ इतिहासकारों ने संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है, जिनका मानना था कि 1857 के पूर्व के विद्रोह में विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए समान रूप से मतलब क्या थे, गंभीर थे, लेकिन उन्हें 1857 के विद्रोह जैसा समर्थन नहीं मिला। हालांकि ए बी चौधरी ने पाया कि विद्रोह
विदेशी शक्ति को चुनौती देने के लिए विभिन्न वर्गों का लोगों का पहला संयुक्त क्या था, प्रयास था। तो ये जो सारे फैक्ट जो हमने लिखे हैं, यहाँ पे कई तरह के फैक्ट हमारे पास मिले। विद्रोह की प्रकृति क्या थी, तो विद्रोह के प्रकृति के पक्ष में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और विद्रोह के प्रकृति के विपक्ष में भी लिखा हुआ है। ठीक है, आप जब प्रश्न का उत्तर जब लिखेंगे मेंस में, तो लिखेंगे 1857 के विद्रोह की प्रकृति। ठीक है, सबसे लिखेंगे 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, इसके पक्ष में विभिन्न विद्वानों का तर्क इस प्रकार से, 2-3 राइटर को कोट करेंगे, उन्होंने जो कोट जो किया उसको लिख देंगे, और अंतिम में जाके फिर लिखेंगे 1857 का विद्रोह, ठीक है, एक राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, एक नाम मात्र का विशेष संगठन के द्वारा शुरू किया गया विद्रोह मात्र था। इनके पक्ष में विभिन्न विद्वानों के मत सो लिखेंगे, और अंतिम में जाएंगे आप निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष को हमेशा कोशिश करना चाहिए पॉजिटिव पॉइंट के साथ समाप्त करना चाहिए। ठीक है, क्या करना है निष्कर्ष में, पॉजिटिव पॉइंट के साथ समझते। आप दहेज प्रथा के निष्कर्ष को पॉजिटिव पॉइंट के साथ नहीं समाप्त कर सकते, नहीं। दहेज प्रथा को हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते दहेज प्रथा नहीं बहुत अच्छा था, सती प्रथा बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे 1857 के विद्रोह की प्रकृति को पॉजिटिव वे में इसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोट कर सकते हैं, नेहरू को कोट कर दिए, ठीक है, क्या बोलते हैं, सावरकर साहब को कोट कर दिए। अब बोल सकते हैं इन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, हम नहीं करें कभी भी मेंस के प्रश्न में अपना व्यक्तित्व को नहीं लिखा, मुझे लगता है मैं ये हूं, नहीं, किसी इतिहासकार को कोट करके लिख देंगे। अपना व्यक्तित्व कहाँ पे प्रस्तुत करेंगे, कहाँ पे, इंटरव्यू में। ठीक है, कॉपी पे नहीं। ठीक है, तो आपको विद्वानों को कोट करना है, अपना कुछ नहीं डालना है। 1857 के विद्रोह के पक्ष में विपक्ष में तर्क यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे तो प्रश्न का उत्तर बहुत ही सुंदर हो सकता है। ठीक है, जब भी आप लोग मॉडर्न आंसर का राइटिंग जब लिखेंगे तो स्पेक्ट्रम का सहारा लिखेंगे। स्पेक्ट्रम खुद में एक नोट है, सारा टॉपिक लिखा हुआ। 1857 का विद्रोह का परिणाम बताइए, ठीक है, छाप दीजिए, यहाँ से लेकर सारा टॉपिक है, लेकिन इसको फ्रेम करके। ठीक है, 1857 के विद्रोह के पक्ष विपक्ष में तर्क यहाँ पे लिखा हुआ थी। अपने आप में स्पेक्ट्रम क्या है, मेंस का मतलब चलता फिरता नोट्स है। ठीक है, बस इसको कॉपी पे आपको फ्रेम करना है। 1857 के विद्रोह का परिणाम देखेंगे। अब इसके परिणाम हुए क्या, 1857 के विद्रोह की सफलता के बावजूद उसने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को गहरा आघात पहुंचाया। ठीक है, असफल तो हो गया। 1857 का विद्रोह अपने उद्देश्यों में सफल हो पाया क्या, नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी विदेशी प्रशासन को गहरा मतलब चोट तो पहुंचाया। विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन की संरचना और नीति में भारी फेरबदल किया गया। ठीक है, 1857 के विद्रोह के पश्चात पहला मुख्य परिवर्तन यह था कि भारत का शासन 1858 अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। तो 1857 के क्रांति का सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा, तो यहाँ पे कंपनी के शासन क्या हो जाएगा, क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और किसके पास चला जाएगा, क्राउन के साथ चला जाएगा। अगर पूछेगा 1857 का कौन सा अधिनियम आया, तो 1858 भारत शासन अधिनियम आता है, और कंपनी के शासन को समाप्त करके शासन किसको दिया जाता है, तो ब्रिटिश ताज को दे दिया जाता है, ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाता है, जो कि डायरेक्ट मतलब नेतृत्व कौन करेगी, प्रशासन में, ध्यान रखिएगा, रानी करेगी। ठीक है, अब भारत के लिए राजकीय सचिव बनाया गया, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते थे, जिसे एक परिषद के द्वारा सहयोग प्राप्त था। भारत में शासन के लिए जिम्मेदार कौन था, सेक्रेटरी होता था। ठीक है, उसको भारत सचिव बोलते हैं। अगर पूछेगा भारत सचिव पद का सृजन कब किया गया, तो 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का अधिनियम में। ये जो होता है ना, ये भारत सचिव जो होता है ना, ये मतलब शासन के लिए जिम्मेदार था भारत में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति इसकी उत्तरदायी होती थी। ठीक है, और जब भारत में जो वायसराय जो शासन करेंगे, क्योंकि 1857 के क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त होगा, वायसराय का होगा। तो वायसराय जब कोई भी काम जब करेंगे तो किससे पूछ के करेंगे, सचिव से। ठीक है, मतलब दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन किसी भी काम में अगर मतभेद अगर हो जाए तो सचिव जो बात कहेगा वही मतलब क्या होगा, मान्य होगा। ठीक है, जैसे बात का मांटेगू चेम्सफोर्ड, तो लॉर्ड मांटेगू कौन थे, भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड क्या भारत के वायसराय है। मार्ले मिंटो, लॉर्ड मार्ले कौन थे, भारत सचिव थे, मिंटो क्या होंगे, तो मिंटो क्या थे, वायसराय थे। ठीक है, तो आगे चल के आपको इस तरह का नाम आपको देखने को मिलेगा। पहले अधिकार कंपनी के निदेशक के पास थी, लेकिन अब कौन था, सचिव। दूसरा मुख्य परिवर्तन क्या क्या भाई, सेना में किया गया। आपको पता होना चाहिए जो सबसे अधिक जो ब्रिटिश के खिलाफ जो विद्रोह करने वाले सेना जो थे, वो बंगाल के, उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले उच्च जाति के स्वर्ण सेना लोग थे। तो उन्होंने क्या किया, इनको मतलब क्या किया, इनको, ठीक है, और लड़ाकू जाति घोषित कर दिया। तो मतलब ये लड़ने के लिए सटीक नहीं है, उन्होंने लड़ाकू जाति को सेना में ज्यादातर भर्ती किया, और इसके लिए कमीशन बनाया गया, जिस कमीशन को कौन सा कमीशन के नाम से जानते हैं, सब सो गए क्या, ली आयोग।
पील कमीशन बोलते हैं, ली आयोग पील सिविल का, सेवा के हाँ लिए है। कौन सा कमीशन है? पील कमीशन है, ठीक है। पील आयोग, हाँ। भविष्य में भारतीय सिपाहियों द्वारा कोई भी विद्रोह न हो, इसके लिए कई कदम उठाए गए। इसके अंतर्गत यूरोपीय जवानों की संख्या बढ़ा दी गई। पहले यूरोपीय जवानों की संख्या बात करेंगे 3-1 में था, किसमें था? 3-1 में था, ठीक है। अब जाकर रेशियो को कितना रख दिएगा? 2-1 कर दिएगा। मतलब किस है? प्रत्येक 2 भारतीय पर 1 यूरोपियन जवान होगा, ठीक है। और जो तोप खाना जैसा विभाग जो था उसको मतलब भारतीयों को मतलब दूर रखा गया, ठीक है। तोप खाना जैसे विभाग से भारतीयों को मतलब क्या रखा गया? दूर रखा गया, ठीक है। बंगाल की सेना में 2 भारतीय और 1 यूरोपीय बढ़ा दी गई, ठीक है। बंगाल की सेना में क्या रखा गया? 2 भारतीय और 1 यूरोपीय, पहले 3 का रेशियो हुआ करता था, ठीक है। बंबई और मद्रास की सेनाओं में 5 भारतीय पे 2 यूरोपीय। बंबई और मद्रास जो कि मतलब प्रभावित क्षेत्र नहीं था, लेकिन भविष्य में दिक्कत नहीं, इसे 5 पे 2 कर दिया गया बंबई मद्रास में। बंगाल में कितना कर दिया? 2 पर 1 कर दिया गया, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। पर 2 यूरोपियों को नियुक्त किया गया। यूरोपीय फौजों की प्रमुख भौगोलिक एवं सैन्य स्थितियों में रखा गया, ठीक है। सेना की प्रमुख शाखाओं जैसे तोप खाने को केवल यूरोपियों को हाथों में सौंपा गया, जो कि मैंने आपको पहले बताया। जो तोप खाना जो था महत्वपूर्ण विभाग था, तो तोप खाना जैसे महत्वपूर्ण विभाग को भारतीयों को नहीं दिया गया, यूरोपियों को दिया गया, ठीक है। सेना के भारतीय वर्ग का संगठन फूट डालो और राज करो के नीति पे आधारित है। अब सेना में जो था ना, पहले वर्ग नहीं था। अभी आप जाएंगे ना तो सेना में मतलब क्या होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, वर्ग बना दी। जैसे आप सेना में जाएंगे तो मिलेगा आपको अहीर रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, ठीक है, बिहार रेजिमेंट, ठीक है, सिख रेजिमेंट। तो सारे को बांट दिया, ठीक है। अब सिख रेजिमेंट सिख का समुदाय का, अहीर रेजिमेंट अहीर के करवा रहे हैं, ठीक है। राजपूत रेजिमेंट है राजपूत को करवा रहे हैं, तो सब अलग अलग हो गया। तो इससे मतलब सेना में मतलब क्या देखने को मिला? तो इसमें सेना में आपको ये देखने को मिला, तो उनमें मतलब क्या हुआ, एकता की भावना की कमी आ जाएगी। भविष्य में सभी मिलकर एक साथ विद्रोह नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए सेना में मतलब बांट दिया गया रेजिमेंट के माध्यम से, और यही से फूट डालो राज करो की नीति पर आधारित थी। जवानों में राष्ट्रीय भावना ना जागे, इसलिए जाति समुदाय क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंटों की स्थापना की गई, ठीक है। बिहार रेजिमेंट, उत्तर प्रदेश रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा? पंजाब रेजिमेंट वाला बोलेंगे कि भाई हम तो पंजाब का, हम क्यों दिमाग लगाने जाए। साथ में बना दिया राजपूताना रेजिमेंट बना गया, ही रेजिमेंट बना दिया गया, अलग अलग बने रेजिमेंट, जाति के नाम पे भी, समुदाय के नाम पे भी और क्षेत्र के नाम, तीनों आधार पर मतलब रेजिमेंटों की क्या की गई? स्थापना की गई, ताकि भविष्य में इनके बीच में मतलब मिलती ना हो, और साथ में मतलब क्या हो, कभी भी इस तरह का विप्लव का मतलब उद्घोष ना हो, ठीक है। फूट डालो शासन करो की नीति को सामान्य जनता में भी लागू किया, क्योंकि अंग्रेज ने ये सोचा था कि विद्रोह का षड्यंत्र मुसलमानों द्वारा रचा गया था, इसलिए इन्हें कठोर दंड दिए गए। उनके साथ लोक नियुक्तियां एवं कई अन्य स्थानों में भेदभाव किया जाने लगा। इस नीति को बाद में उलट दिया गया। मुसलमानों के लिए एक विलंबित प्रशासन की शुरुआत हुई। 19वीं सदी के अंत में मुसलमानों को हिंदुओं से बेहतर सुविधा देने की योजना बनाई गई। अब इनको लगा से मान लीजिए मुसलमानों को हिंदुओं से कैसे अलग करेंगे। तो शुरू में मुसलमानों के प्रति इनकी नीति बहुत कठोर थी, हिंदुओं के प्रति सॉफ्ट थी, क्योंकि इनको लगता था कि मुसलमानों ने ही नीति बनाया 1857 के विद्रोह के लिए, ठीक है। अब बाद में जाकर मुसलमानों के प्रति बहुत अधिक सॉफ्ट नीति हो जाएगी, कब? 1906 के आसपास में। 1906 के आसपास में शिमला में क्या होता है, शिमला में आगा खान के नेतृत्व में एक सर्वदलीय सम्मेलन जाता है। शिमला में किससे मिलने? क्या था 1906 में? कर्जन होगा, कर्जन से मिलने जाता है, ठीक है। ये मिंटो था, नहीं मिंटो, हाँ नहीं, 1900, मिंटो आ जाएगा सर, कर्जन मिंटो चला जाएगा। पर्सन है। हाँ हाँ, कर्जन चाला जो भी हो, शिमला में जाता मिलने, और वहां पे आगा खान कहते थे देखिए, हम जो है सो शुरू से हमारा हमारा मुसलमान समाज जो रहा है, ये शासन के तौर पे हम लोग रहे, मतलब शासक के तौर पे रहे। मतलब हम लोग हमेशा मतलब रूलर कम्युनिटी से आते हैं, तो हमको मतलब क्या मिलना चाहिए? हमको विशेष सुविधा मतलब मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हिंदुओं के साथ हमारा मतलब क्या किया जाए, तुलना किया जाए। हमको विशेष सुविधा चाहिए, क्योंकि हम विशेष सुविधा चाहिए कि रूरल कम्युनिटी से हम आते हैं, ठीक है। और साथ में हमारी जनसंख्या भी कम है, इसलिए हमारा इस बहुसंख्यक हिंदू देश में हमारे लिए विशेष प्रावधान किया जाए। वही से मतलब क्या होता है, जो भी मिंटो ही था सर, उसने कान भरा तो ठीक है, लेकिन पहला तुम अपने मांग के लिए एक संगठन को तो बना लो, ठीक है। और वहीं पे इसको कान भरा गया, और वहां पे मुस्लिम लीग की समझे नींव वहीं पे पड़ गई, ठीक है। और उसी के समय मतलब क्या होता है, ढाका में खली कुजमा के नेतृत्व में, ठीक है, क्या होता है, मुस्लिम लीग का मतलब गठन किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मुसलमानों को अब अंग्रेज क्या करेगी? अब अंग्रेज देखेगी दो चीज, देखिए भारत में 2 वर्ग बड़ा है। तो हिंदू वर्ग जो है एक तरह से समझ लीजिए कि बोला जाता है कांग्रेस उसका नेतृत्व करती है, तो कांग्रेस तो कभी भी मतलब सपोर्ट नहीं करेगी ब्रिटिश को। तो कम से कम एक वर्ग का समर्थन तो हमारे पास रहे।
तो मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने की कांग्रेस कोशिश करेगी और मुस्लिम लीग को प्रसन्न करने की कोशिश करेगी। मुस्लिम लीग का नाम क्या था? मुस्लिम का काम था सांप्रदायिक निर्वाचन। तो सांप्रदायिक निर्वाचन के निर्णय को भी 1909 में मान लिया गया। ठीक है, इस तरह से मुस्लिम समाज जो था हमेशा ब्रिटिश के साथ चिपकी हुई रहेगी, स्पेशली मुस्लिम लीग। ठीक है, जिससे भारतीयों का भेदभाव उत्पन्न करने के आंदोलन को कमजोर किया जा सके। इन नीतियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में समस्याएं पैदा किया, सांप्रदायिकता के विकास में योगदान दिया। ठीक है, फिर गांधी जी आएंगे, तो गांधी जी मतलब हिंदू मुस्लिम एकता को क्षेत्र में काम करेंगे और इसी को देखते हुए देखेंगे हिंदू मुस्लिम एकता बहुत ज्यादा खराब है और ऐसे कंडीशन में असहयोग चलाना संभव नहीं होगा, क्योंकि देश में हिंदू मुस्लिम दोनों की सहभागिता होनी चाहिए। तो वहां पे आप देखोगे उसे उसी के समय 1919 के आसपास खिलाफत मूवमेंट चलते रहा था। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट के भारत से कोई लेना देना नहीं है, तुर्की का मूवमेंट था, लेकिन खिलाफत मूवमेंट की सूरत भारत में भी होती है, हर वो मुस्लिम देश में होती है जहां पर मुसलमानों की संख्या ठीक ठाक थी। ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी क्या करते, सपोर्ट कर देते। रीजन क्या था, मतलब आंदोलन में मुस्लिमों का मतलब क्या मिले, समर्थन मिल पाए। ठीक है, ब्रिटेन के महारानी की घोषणा को रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन किया गया। विलय की पूर्व नीति को छोड़कर शासकों के उत्तराधिकारी चुनने का अवसर दे दिया गया। यह उन देशी शासकों के उपहार स्वरूप मिला जो विद्रोह के समय अंग्रेजों के साथ थे। ठीक है, हालांकि भारतीय शासकों के अधिकार एक निश्चित क्षेत्रों में पूरी तरह ब्रिटिश अधिकार का अधीनस्थ कर दिया गया और उनको सुविधा आश्रितों में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश शासन ने भारत के लोगों को सामाजिक रीतियों एवं धार्मिक प्रथाओं का सम्मान देने का निर्णय किया। मतलब जो भी धार्मिक प्रथा, तुम्हारा गोद लेने का प्रथा है, फिर मान लीजिए तुम क्या करेंगे, धार्मिक प्रथा तुम्हारा जो भी है, सती प्रथा चाहे जो भी की बात करेंगे, तुम्हारा जो भी तुम्हारा धार्मिक प्रथा, उस पर ब्रिटिश सरकार अब क्या करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। तुम अपने रिलीजियस फ्रीडम के लिए मतलब क्या मुक्त हो। ठीक है, अब देखेंगे अंग्रेजों। ठीक है, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को विश्वास दिलाया कि आगे क्षेत्रीय विस्तार नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे भी मतलब क्षेत्रीय विस्तार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद 1858 में महारानी का जो घोषणा पत्र जो था, इलाहाबाद में जो दरबार जो लगा गया था, महारानी के घोषणा पत्र पढ़ते हुए कैनी ने बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन उन वादों पे मतलब खरा उतरना एक बहुत बड़ा चुनौती था। अंग्रेजों ने भूपति मतलब जमींदार, भूपति जमींदारों और राजकुमारों को संरक्षण की नीति बनाई ताकि अपनी स्थिति को इस देश में अधिक मजबूत बना सके। उनको पता चला कि भाई साहब, अगर हमको अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है, जमींदार का सपोर्ट होना चाहिए, कुछ शासकों का सपोर्ट होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की क्रांति जब फिर से शुरुआत होता है तो इनके द्वारा हमको क्या मिलना चाहिए, समर्थन मिलेगा। ठीक है, दरअसल 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के वास्तविक प्रतिक्रियावादी स्वभाव को धरातल पे ला दिया। अधिकतर भारतीयों को यह एहसास हुआ कि भारत में ब्रिटिश शासन वास्तविक रूप में जन विरोधी था और निश्चित रूप से दमनकारी और उनके देश का हित का विरोधी था। ठीक है, भूमि के लिए निर्धारित लगान और समय की गारंटी के लिए एक नवीन कृषि नीति प्रस्तुत की गई। इस नीति ने किसान को बोझिल भूमि बंदोबस्त और राज्य के अत्यधिक कर मांग से मतलब क्या कर दी, मुक्ति दे दी। ठीक है, आप देखेंगे स्थानीय सरकारों को करारोपण की कुछ मदों को सौंपकर वित्तीय व्यवस्था को भी विकेंद्रीकृत कर दिया। जो वित्तीय व्यवस्था जो था उसको विकेंद्रीकृत कर दिया, मतलब डिसेंट्रलाइज किया गया। ठीक है, विद्रोह का पश्चात यद्यपि अंग्रेजों ने अपने शासन का विस्तार नहीं किया, तथापि ब्रिटिश शासन द्वारा ठीक है आर्थिक शोषण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। ठीक है, तो अब यहां से अंग्रेज क्या करेंगे, आर्थिक शोषण करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, आर्थिक शोषण करना शुरू करेंगे। इसी पे आप देखेंगे एक नया किताब आती है 1867 के आसपास एक किताब आएगी, 1867 गलत अगर मैं नहीं होता, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ड्रेन थ्योरी मतलब लाया जाता है। ठीक है, कौन सा थ्योरी, ड्रेन थ्योरी ऑफ मतलब इंडियन वेल्थ। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अंग्रेजों ने शिक्षित मध्य वर्ग का विरोध करने और भूमिपति और राजकुमारों का समर्थन करने की नीति अपनाई। ठीक है, शिक्षित मध्यम वर्ग का विरोध करने का, ठीक है, भूमिपति जमींदार और राजकुमारों का मतलब समर्थन करने की नीति अपनाई। दीर्घ काल में यह नया ब्रिटिश दृष्टिकोण उनके साम्राज्य पे मतलब क्या पड़ा, उनके साम्राज्य पे ठीक है के लिए घातक सिद्ध हुआ। जैसा कि इस कारण शिक्षित मध्यम वर्ग में कुंठा की भावना बदलती हुई, परिणाम स्वरूप जल्द ही आधुनिक राष्ट्रवाद का भावना का जन्म दिया। ठीक है, और जो शिक्षित वर्ग थे वो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, डिड नॉट बिलीव इन द कॉमनल, मतलब इन सब चीजों में मतलब हिंसा में वो विश्वास नहीं करते थे। वो विश्वास क्या चीज में करते थे, पढ़े लिखे थे वो, मतलब कानूनी मामलों के आधार पर मतलब चीजों को मतलब रखना जानते थे। ठीक है, तो एक शिक्षित वर्ग जो था वो आगे चल के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाएगी। ठीक है, तो शिक्षित वर्ग का राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ज्यादा भूमिका है। सबसे पहले शिक्षित वर्ग ने एक आंदोलन में अपना एक मतलब विद्रोह में अपना भूमिका निभाई, जिसको बोले नील विद्रोह।
नील विद्रोह 1859 का, ठीक है, बंगाल का विद्रोह था। वहां पे बहुत सारे शिक्षित वर्गों ने, ठीक है, क्या क्या नील विद्रोही करने वाले जो किसान जो थे उनका मदद किया था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता, सरकार जो था नील किसानों का हर बात वहां पे मान जाती है। अब बंगाल में तीन कठिया प्रणाली को समाप्त कर देती है। उसके बाद तीन कठिया प्रणाली आपको केवल बिहार में आपको दिखेगा। बंगाल में तीन कठिया प्रणाली का समाप्त हो जाता है। तो वहां पे नील विद्रोह के बाद शिक्षित वर्ग ने मतलब क्या किया था, नील किसानों का समर्थन देने की बात कही थी, ठीक है। और समर्थन इस स्तर पे था, मतलब नील किसानों को मतलब वो अपना वकील तक देने को भी मतलब क्या थे, तैयार थे, ठीक है। लेकिन क्या होता, सरकार सारी बात को मान जाती, क्योंकि वो भाप जाती से अगर मतलब किसानों का अगर बुद्धिजीवी वर्ग के साथ अगर साठगांठ हो गया तो भारत में शासन करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो चीजों को भापते हुए तो उन्होंने क्या किया, नील विद्रोह के किसान जो तुमके सारी मांगों को मान लिया, ठीक है। इस तरीके से भारत में, ठीक है, अंग्रेज भारत में, ठीक है, भारत में आप देखोगे तो भारत में आप देखोगे एक धीरे धीरे क्या बोलते हैं उसको, विद्रोही किसान कह लीजिए, किसान और मतलब जो शिक्षित वर्ग, एक संधि होते होते मतलब रह गया, ठीक है। जो कब आपको देखने को मिलेगा, जब भारत में जब फिर से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होगी, गांधी जी जब आएंगे, तो वहां पे मतलब क्या होगा, किसान, आमजन और फिर से शिक्षित वर्गों का एक साथ समायोजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सेना विलय योजना 1861 ने कंपनी ने यूरोपीय सैनिकों को सेना को क्राउन के अधीन कर दिया। इसके अलावा भारत में यूरोपीय सेना का समय समय पर इंग्लैंड दौरे के माध्यम से बेहतर किया गया, ठीक है। इसे लिंक्ड, ठीक है, बटालियन योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक योजना आई थी लिंक्ड बटालियन। इसमें क्या था, भारत में यूरोपीय सेना को समय समय पर इंग्लैंड के दौरे के माध्यम से बेहतर किए जाना का, जिसे लिंक्ड बटालियन कहते हैं। जबकि भारत में यूरोपीय सेना के विस्तार में वृद्धि की गई, भारतीय सेना को घटाकर आधा कर दिया गया, ठीक है, ताकि भविष्य में विद्रोह ना हो। सभी भारतीय आर्टिलरी इकाइयों, कुछ परिवर्तनीय बटालियन को छोड़कर उनको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। सेना और तोपखाना विभागों में सभी पदों पर यूरोपियों के लिए आरक्षित कर दिया गया। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक कोई भारतीय सैनिक किंग कमीशन के लिए योग्य होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, ठीक है। और नए भारतीय अंग्रेज अफसर को वायसराय कमीशन के बारे से भारतीय अधिकारी को श्रेष्ठ माना जाता था, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद सरकार ने ऐसी शिक्षा पद्धति को लागू किए जाने का प्रोत्साहन किया जिसमें भारतीय अपने धर्म और संस्कृति को भूल जाता था, पाश्चात्य संस्कृति को आकृष्ट हो, ठीक है। इसलिए आप देखोगे इसी का 1857 के क्रांति के बाद में भी अंग्रेजी शिक्षा को बहुत अधिक बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें से कुछ मतलब उस समय के भारतीय पढ़े लिखे लोगों का भी समर्थन प्राप्त होता है, ठीक है। कि अंग्रेजी शिक्षा को या फिर वेस्टर्न कल्चर को, पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने का रीजन क्या था, तो सबसे बड़ा रीजन यही रीजन था भाई साहब, किसी भी तरीके से अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को मतलब क्या भूल जाए और मतलब वेस्टर्न चीजों को मतलब अपनाए, ठीक है। पाश्चात्य देशों में वैचारिक आंदोलन में भी भारत के लोगों ने नया प्रेरणा मिली तथा वे लाभान्वित हुए। पर उन देशों के आडंबरपूर्ण जीवन पद्धति में भारतीयों का चरित्र बल भी समाप्त होने लगा। भारत के लोगों के साथ ऐसा होना अंग्रेजों के लिए मतलब क्या था, सुखदायक था, ठीक है। अंग्रेजों ने भारत में आरंभ में गोरे और काले के आधार पर श्रेष्ठता और हीनता की भावना को फैला रखा था, ब्लैक एंड व्हाइट। 1857 की क्रांति कर प्रत्येक अंग्रेज भारतीयों से सावधान और अलग थलग रहने लगे। अंग्रेजों ने ऐसा महसूस होने लगा कि भारतीयों से दूरी बनाए रखना उनके हित में है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे भारतीय का जो भी मतलब इनका अपना जो कल्चर जो था, अपना जो इनका क्या बोलते थे, इनका जो भी अपना कल्चर था, उन सबसे अंग्रेज जो थे दूरी बना के रखेंगे। भारतीय के सभी चीजों में उनका मतलब क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि नजदीक आने पर भारतीय अंग्रेजों के भेदों को जान लेंगे और उन्हें परेशान करने लगेंगे। क्रांति के दौरान अंग्रेज सतर्क हो गए। इस सतर्कता को उन्होंने लगभग हमेशा बना के रखा, ठीक है। ध्यान रखिए कितना है इसमें, थोड़ा ही है, ठीक है। तो आगे चल के मतलब क्या रहेंगे, कभी आगे चल के मतलब अंग्रेज जो रहेंगे हमेशा मतलब भारतीयों से क्या करेंगे, दूरी बना के रखेंगे, ठीक है। 1857 के क्रांति के परिणाम भारतीयों के पक्ष में भी रहे। भारतीयों के पक्ष में जो सकारात्मक परिणाम आए वे क्या, ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। ये 38 मार्क का भी प्रश्न बन सकता है। तो 1857 की क्रांति के परिणाम भारतीयों के पक्ष में भी रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि भारतीयों के केवल असफल तो हो गया, लेकिन क्या भारतीयों के पक्ष में रहे, बिल्कुल रहे, ठीक है। भारतीयों के पक्ष में सकारात्मक परिणाम क्या निकल कर आया, उसको हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आत्मबल में वृद्धि हुई, ठीक है। मतलब उन्होंने अंग्रेजों के परेशान, मतलब अंग्रेज पहले अजय समझे जाते थे, जिनको पराजय करना संभव ही नहीं था। लेकिन 1857 की क्रांति ने मतलब साबित कर दिया अंग्रेज जो है क्या ऐसे अपराजय नहीं है, इनको भी अगर अच्छे से अगर प्लान किया जाए चीजों को तो इनको पराजित किया जा सकता है। 1800 क्रांति अपने लक्ष्य को तत्काल प्राप्त करने में असमर्थ है, परंतु इस क्रांति ने भारतीयों के आत्मबल में वृद्धि और उनकी
क्या रहे, सुषुप्त चेतना को, सुषुप्त चेतना मतलब सोया हुआ चेतना को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए मतलब क्या कर दे, जागृत कर दे। कितना सुंदर बात लिखा हुआ है, ठीक है। जब भारतीयों में स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना बलवती हो गई, मतलब बढ़ने लगा, तो उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति को जो अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया था। इस समय एक जागृत भारत का उदय हुआ, ठीक है। मतलब 1857 की क्रांति में क्या होता है, एक जागृत भारत का उदय होता है, आत्मबल में वृद्धि होता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या करेंगे, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ। दूसरा क्या था, राजनीतिक जागृति भी आपको देखने को मिली। आगे चल के जो भी आंदोलन हुआ उसका आधार क्या बना, 1857 का रेवोल्यूशन ही तो बना। 1857 के क्रांति में जो हमने गलतियां जो की थी वो हमने आगे चल के नहीं दोहराया। गांधी जी ने वो गलतियां नहीं दोहराया। हमने बम बंदूक की तौर पे मतलब मतलब अपने स्वराज को जीतने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि हमको पता था अगर बम बंदूक का अगर हम सहारा लेंगे तो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कभी भी नहीं जीत सकते, ठीक है। इसलिए हमने अहिंसा को मार्ग को अपनाया, ठीक है। अब देखेंगे क्या होता है ना, तो 1930 में जब नमक कानून को जब गांधी जी जब तोड़ते हैं, तो वहाँ पे अहिंसा के मार्ग का खूब मतलब पालन किया जाता है। तो यहाँ पे लॉर्ड एडविन बैठा हुआ रहता है, ठीक है। वहां पे मतलब एक देखें, कहानी सुना रहा हूँ। लॉर्ड एडविन जब बैठा हुआ रहता है तो मतलब एक ब्रिटिश अधिकारी आता है, बोलता है से मतलब पूरे लाहौर में, पूरे कलकत्ता में, पूरे बॉम्बे में सारा मतलब लोग जो है से मतलब विद्रोह कर रहे हैं। सभी जगह पे मतलब क्या हुआ, तार सेवा से लेकर सब कुछ मतलब विघटित कर दिया गया है, ठीक है। मतलब पूरा मतलब एकदम मतलब हमारा संचार से मतलब पूरा व्यवस्था से मतलब हमारा टूट गया है, ठीक है। यहाँ तक कि हम इंग्लैंड के साथ भी मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लॉर्ड इनमें पूछता है ऐसा मतलब क्या हुआ, तो मतलब किसको किसको अरेस्ट किया, तो सारे प्रमुख नेता को अरेस्ट कर लिया, गांधी को, नेहरू को, सबको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। तो पूछता है ऐसे हिंसा हुई, तो बोलता है हाँ हमारे द्वारा मतलब हिंसा किया गया है बॉम्बे में, मतलब कुछ मतलब, ठीक है, भारतीयों पे मतलब गोली चलाया गया, इसमें से 7 8 से 10 20 जो भी रहेंगे वो भारतीय मतलब मारे गए, ठीक है। नहीं नहीं, हमारे द्वारा हिंसा की गई वो नहीं, ठीक है, उनके द्वारा कुछ हिंसा हुई। तो वो चुप होता है, फिर बोलता है कि उनके द्वारा कुछ हिंसा हुई क्या भारतीयों के द्वारा, बोलते हैं, नहीं कहीं पर भी कोई हिंसा नहीं है। अब अंग्रेज यहाँ पे ये नहीं समझ में पा रहे थे, ये हिंसा तो कर ही नहीं रहे, अब इनके साथ लड़ा तो लड़ा जाए कैसे जाए, ठीक है। तो अहिंसा के मार्ग के द्वारा आप देखिएगा 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है, अंग्रेज के जो हथियार बंदूक जो थे वो मतलब धरे के धरे रह गए, ठीक है। मतलब उनका जो हथियार जो था किसी काम के नहीं रहा, क्योंकि जब आप कब मतलब जब आप हिंसा जब कर रहे हो, ठीक है, तो उसके प्रतिक्रिया में ब्रिटिश की हिंसा होती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हिंसा कर ही नहीं रहा था तो यहाँ पे मतलब अपने अहिंसा की नीति से आप देखेंगे तो पूरा मतलब उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य का मतलब एक मतलब शस्त्र को मतलब उन्होंने धराशायी कर दिया, ठीक है। तो ये सीख हमको कहाँ से मिली थी, 1857 की क्रांति से मिली थी, जहां पे हमने बम बंदूक के तौर पे हमने मतलब किसी हिंसा के तौर पे हमने स्वराज प्राप्ति करने का लक्ष्य रखा था, जो कि संभव नहीं था, ठीक है। तो आगे चल के हमने इस क्रांति से सीख कर राजनीतिक जागृति का अपने अंदर विकास किया, और हमने मतलब क्या किया, हिंसा को त्याग करके, ठीक है, अहिंसा के मार्ग पे चला। लंबी पराधीनता और शासकों को अपराजय मानने की धारणाओं ने भारतीयों को आलस्य से भर दिया था। पराधीनता को भारतीयों ने अपनी नियति मान लिया था। परंतु 1857 की क्रांति ने भारतीयों को, ठीक है, शीतित रक्त को मतलब ठंडा रक्त को फिर से मतलब क्या किया, खौला दिया। क्रांति के बाद भारतीयों को ऐसा महसूस किया जाने की जोर लगाने पर स्वशासन की प्राप्ति आसानी से हो सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से राजनीतिक चेतना का विकास जो था 1857 की क्रांति में। दूसरा रीजन, तीसरा रीजन था संगठन की प्रेरणा। यद्यपि 1857 की क्रांति को संगठित स्वरूप प्रदान की पूर्ण कोशिश की गई थी, यद्यपि संचार व्यवस्था सूचना प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण मनोवांछित सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। अब भारतीय के पास क्या था, न तो संचार व्यवस्था था, न तो सूचना संघर्ष, सूचना को एक जगह से भेजने का साधन था, जबकि ब्रिटिश के पास तार था, क्योंकि तार का आविष्कार हो चुका था, रेल था उनके पास, हमारे पास कुछ नहीं था। व्यापक संगठन के अभाव के कारण ही शांति को कुचल दिया, क्रांति को कुचल दिया गया। इसलिए इस क्रांति के आगे के क्रांतिकारियों को व्यापक संगठन की प्रेरणा हुई, ठीक है। अब इसी के बाद देखोगे से बहुत सारा मतलब क्या होगा, संगठन वगैरह का निर्माण होगा। 1857 की क्रांति से प्रेरणा पाकर ही आगे वर्षों में अनेक क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन संभव हुआ। जैसे बंगाल में बात करेंगे तो अनुशीलन समिति वगैरह था, पंजाब में जाएंगे तो वहां पर भी क्रांतिकारी विचारधारा का जन्म होता। तो देखेंगे वो लोग बहुत सारा संगठन का निर्माण करेंगे। अनुशीलन समिति था, पंजाब में नौजवान सभा बना, बहुत सारा HSRA बना, HRA बना, ये सब क्या था, संगठन था। और संगठन पे काम करने वाले लोग जो थे विभिन्न धारा, विभिन्न समुदाय, विभिन्न परिवेश के नाम से आते हैं। जबकि 1857 के क्रांति के समय कोई संगठन था, कोई भी एक संगठन का नाम बताइए, कुछ भी था, कुछ भी नहीं था। लेकिन आगे चल के देखेंगे बहुत सारा मतलब क्या होगा, संगठन का निर्माण होगा, ठीक है। तो यहां से इन्होंने प्रेरणा लिया।
सबसे बड़ा रीजन था एकता की प्रेरणा। 1857 के सफलता के कारण संपूर्ण भारतवासियों में एकता का अभाव भी था। सिख और दक्षिण दक्षिण भारतीय क्रांति के विरुद्ध थे तथा अनेक देशी रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। जिन क्षेत्रों में क्रांति का सूत्रपात हुआ वहां भी सभी वर्गों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। एकता की राष्ट्रीयता का मूल मंत्र इस तथ्य की ओर भारतीयों का ध्यान क्रांति के असफल हो जाने के बाद गया। अब उन्होंने ऐसा महसूस किया कि एक साथ चलकर भी आगे बढ़ा जा सकता है, लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो एकता का प्रेरणा का बहुत अधिक बात करेंगे। आपको क्या मतलब अभाव आपको देखने को मिला 1857 की क्रांति में। दो वर्गों में एकता, यहाँ पे एकता अपने चरम पे भी थी, हिंदू मुस्लिम की एकता। लेकिन और बात दक्षिण भारत के जो लोग थे तो वो सम्मिलित नहीं हुए। ठीक है, सिख एक बहुत बड़ा समुदाय था, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे एकता की प्रेरणा भी आगे में दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन की नई पृष्ठभूमि तैयार कर दी। ठीक है, 1800, ये सबसे प्रमुख बात है। 1857 की क्रांति जिस निर्ममता के साथ अंग्रेजी सरकार ने दमन किया उससे उसका असली चेहरा भारतीयों के सामने उजागर हो गया। ठीक है, अंग्रेजों के क्रूरतापूर्वक व्यवहार को देखने के बाद भारतवासियों ने अंग्रेजों को देश बाहर निकालने का संकल्प लिया। इस क्रांति से स्वतंत्रता आंदोलन का भविष्य में एक नई दृष्टि मिली। विद्रोह के बदले असहयोग का मार्ग अपनाया गया क्योंकि इससे अंग्रेजों को दंडनात्मक अत्याचार का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब असहयोग। ठीक है, कौन सा असहयोग, जो बात मैं बहुत पहले आपको चर्चा कर दिया। यहाँ पे विरोध विद्रोह से हम कभी भी ब्रिटिश सरकार, अभी मान लीजिए कोई, अब मान लीजिए किसान ही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसान है, मैं ये एग्जांपल तो नहीं देना चाहता लेकिन चलो मैं दे रहा हूँ। किसान है, वो चाहेगा दिल्ली में जाके बम बंदूक के तौर पे अपनी बातों को मनवा ले सरकार से, तो सरकार से जीतने वाली है? सरकार के पास इतना संसाधन है, सरकार के पास रेल है, सरकार के पास सूचना है, सरकार के पास इंटरनेट है, सरकार के पास मतलब बंदूक से लेकर बहुत कुछ है। तो जितना चाहेगा कभी जीत सकता है? नहीं जीत। दैट्स लाइक ब्रिटिश एम्पायर, उनके साथ नहीं, लेकिन असहयोग की मार्ग अपनाकर उनसे हम लोग जीत सकते थे। गांधी जी ने भी देखा से भाई साहब, अगर हम अहिंसा का मार्ग की जगह पर अगर हिंसा का मार्ग को अपनाते हैं तो ब्रिटिश सरकार से कभी भी पार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंसा के मार्ग को हम अपना लेंगे। ठीक है, हम उनके दो चार अधिकारी को मार देंगे, थोड़ा सा बंदूक गोला बारूद को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन क्या होगा, लिमिट होगा। उनके पास वो चीज हम सीमित है, हमारे पास लिमिट है, तो कभी भी हमसे पार नहीं पा सकते। तो एक ही साधन था, असहयोग का मार्ग को अपनाओ। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश को हम अगर असहयोग करेंगे तो भारत में टिक नहीं सकते, क्योंकि उनको प्रशासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग चाहिए। अगर भारतीय उनको असहयोग करेंगे तो उनको वहां से जाना ही पड़ेगा। ठीक है, समझे? जैसे आप बस में सवारी करने जाते हैं, ठीक है, लेकिन बस जो है, ड्राइवर जो बोलता है हम चलाएंगे नहीं, बस हम गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे नहीं, हम पूरी तरह से असहयोग करेंगे, तो आपको क्या करना होगा? छोड़ना पड़ेगा। दूसरा रीजन तो नहीं, आप तो खुद चला नहीं सकते क्योंकि आपको आती नहीं है। जस्ट लाइक ब्रिटिश एम्पायर के साथ यही असहयोग की भावना को आगे चलाया गया। ठीक है, शासन और सस्तात का नियंत्रण अंग्रेजी सरकार के हाथों में था, मतलब किसी भी प्रकार का विद्रोह का गला घोटने की क्षमता उनमें थी। इसलिए क्रांति द्वारा विद्रोह का रास्ता छोड़ने की प्रेरणा ली गई। तो भाई साहब, आगे अगर क्रांति का चलाना था, विद्रोह करके तो हम लोग क्रांति को नहीं चला सकते। ठीक है, 1857 का विद्रोह का महत्व क्या, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रेबलिन 1857 रेवोल्यूशन? ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के लिए 1857 का विद्रोह बेहद उपयोगी साबित हुआ। इसने कंपनी के प्रशासन में, इनकी सेना में शोचनीय कमियों को उजागर किया। मतलब इनको क्या पता चला भाई साहब, देख पता तो चले, जब मतलब 1962 में भारत पे जब चीन का आक्रमण हुआ तो हम लोग सो रहे थे, लेकिन 1962 के युद्ध में हमें जगा दिया। हमने अपने आप को मतलब क्या किया, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम लोग आ गए। कोविड के समय में क्या हुआ, हमारा स्वास्थ्य सेवा बहुत जर्जर स्थिति में था। लेकिन कोविड के समय में जब विश्व में जब ऐसा जब देखा गया, इतना मतलब दर्दनाक चीज को देखा गया, तो लोग जगे, अपने आप को मजबूत बनाए। जस्ट लाइक 1857 का रेवोल्यूशन, अंग्रेजों को अपनी कमी का एहसास हो, हमने कहाँ पे कमी किया है, और उन्होंने उन चीज को मतलब क्या किया, सुधार किया। ठीक है, उन्होंने तुरंत सुधार किया। कंपनी के शासन प्रशासन के दोष विश्व के सम्मुख कभी भी उजागर नहीं हो पाते यदि विद्रोह नहीं होता। कंपनी के शासन और प्रशासन में क्या दोष था, ये कभी भी उजागर ही नहीं हो पाता अगर ये विद्रोह नहीं होता। तो ये विद्रोह अपने आप में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीयों के लिए 1857 का विद्रोह ने स्वतंत्रता संघर्ष के पथ को बेहद प्रभावित किया। ये लोगों एवं सिपाहियों की शिकायतों को सबके सामने लेकर आया, जो वस्तुतः सही थी। हालांकि इसमें यह भी सिद्ध हुआ कि ब्रिटिश सेना के अत्याधुनिक हथियारों के सम्मुख भारतीयों के हथियार परंपरागत थे, जैसे मतलब भाले से, त्रिशूल से, तलवार से लड़ रहे थे, तथा वे ब्रिटिश शासन के सामने टिक नहीं सकते। इसके अलावा दोनों ओर से हुई निरसंस हिंसा ने भारतीय बुद्धिजीवियों को भी आघात पहुंचाया, जो स्वतंत्रता संघर्ष के हिंसा से दूर रहने के विश्वास करते थे। ठीक है, ध्यान रखें, शिक्षित मध्यम वर्ग जो एक तेजी से बढ़ता वर्ग था ने हिंसा में विश्वास नहीं किया और व्यवस्थापक तरीके से प्रमुखता दी। मतलब उन्होंने आगे भी क्रांति में
हिंसा में विश्वास नहीं किया। ठीक है, आगे चल के उन्होंने, ठीक है, व्यवस्था परक तरीके के प्रमुखता दी, मतलब कानूनी तरीकों को उन्होंने अपनाया। ठीक है, लेकिन 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्थानीय पार्टियों की परंपरा को स्थापित किया, जिसने स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संघर्ष में मतलब क्या किया, सहायता प्राप्त की। ठीक है, तो ये जो था आपका क्या था, 1857 के विद्रोह का मतलब क्या था, ठीक है, महत्व था। ऊपर में थोड़ा सा छूट गया था, क्या नाम था, श्वेत विद्रोह होगा। ठीक है, क्या था, श्वेत विद्रोह, इसको व्हाइट म्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या था जरा इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये ब्रिटिश के द्वारा ही शुरू किया गया था। शक्ति हस्तांतरण के संदर्भ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को कंपनी के अधीन नियोजित यूरोपियन सैनिकों के वर्ग ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, कंपनी के अधीन ही था, जो था यूरोपियन, यूरोपियन मतलब जो था सैनिक था, इसलिए गोरा विद्रोह इनको कहा गया, क्योंकि गोरे सैनिक के द्वारा किया गया। ठीक है, इस विद्रोह को व्हाइट म्यूनिटी कहा गया, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जिसने उत्पन्न होने के कई कारण थे। 1861 से पूर्व भारत में दो पृथक सैन्य बल थे, एक ब्रिटिश शासन के अधीन संचालित किए जाते थे, एक क्वीन आर्मी रानी की सेना, दूसरा जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सैन्य बल था। ठीक है, दो तरह का बल था, जो कि गोरा का था। कौन कौन था, ध्यान में रखेंगे, कौन कौन था, तो ध्यान में आपको रखना है कौन कौन था। तो एक जो था आपको ध्यान में रखना, क्वीन की आर्मी थी, रानी की सेना थी। दूसरा जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सैन्य बल था। कंपनी के अधीन सैनिकों को भत्ते, एक ऐसा अतिरिक्त भुगतान मिले जिसे भारत से बाहर होने वाले अभियानों में जाने के लिए दिया जाता था। ठीक है, भत्ता था। ठीक है, मतलब भारत से बाहर अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए गोरा सेना जो है भारत से बाहर अगर जाके लड़के अगर मान लीजिए वियतनाम में लड़ रहे, ठीक है, या फिर अफगानिस्तान में लड़े, तो उनको मतलब यात्रा भत्ता मतलब मिलता था। ठीक है, भुगतान किया जाता है। लेकिन क्वीन आर्मी के अंतर्गत सैनिकों को यह भत्ता नहीं दिया जाता, ध्यान में रखिएगा। आर्मी में दो पार्ट, एक जो थे कंपनी के सेना के, एक तो थे क्वीन आर्मी का। ठीक है, तो उनको भत्ता नहीं मिलता जो कि कंपनी को मिलता था। शक्ति हस्तांतरण के पश्चात ये भत्ता बंद कर दिया गया। शक्ति हस्तांतरण को लेकर कानून लॉर्ड कैनिंग द्वारा वैधानिक व्याख्यान अभी प्रभावित यूरोपीय सैनिकों को भड़काया। व्हाइट म्यूटिनी को भारत में पहले से दयनीय ब्रिटिश स्थिति के लिए एक शक्तिशाली खतरे के रूप में देखा गया, जिसे भारत में अभी भी उत्तेजित लोगों के बीच में नवीन विद्रोह प्रेरित हो सकता है। ठीक है, यूरोपीय सेनाओं की मांग में बोनस को सूचीबद्ध करना या उन्हें दायित्व मुक्त करना शामिल था। अंततः सैनिकों की मांग को स्वीकार कर लिया गया और उन्होंने घर वापस जाने की विकल्प मतलब चुना, मतलब उनको दे दिया गया। अगर ये व्हाइट विद्रोह अगर होता तो भारतीय लोगों को क्या मैसेज आता, मतलब ब्रिटिश सेना के अंतर्गत ही, ठीक है, जब उसी के सेना को लोग जब विद्रोह कर रहे हैं तो भारतीय क्यों ना करे। ठीक है, तो बाद में जो उनको यात्रा भत्ता जो भी था उनके डिमांड को मांग लिया गया। ठीक है, और विद्रोह का मतलब क्या किया गया, समाप्त कर दिया। ठीक है, ये 1861 में। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। आप कुछ हम नीचे चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आप मेंस लिखने में काफी, ये जो सारांश जो है आपको मेंस लिखने में मदद करेगा। विद्रोही उपनिवेशी नीतियों के शोषण का परिणाम आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, ठीक है, उसके बाद देखेंगे सैनिक कारण भी था, सैन्य कारण, तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण क्या, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। आप देखिए विद्रोह के नेता एवं केंद्र के नेता सभी लोग बोलिएगा, जो भी लोग जगह हुए माइक खोल लीजिए। ठीक है, दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो जनरल बख्त खान। ठीक है, कानपुर से नाना साहब। ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से खान बहादुर खान, बिहार से कुंवर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला जो कि अंग्रेजों के सबसे बड़े शत्रु, रानी लक्ष्मी झांसी से, इलाहाबाद से लियाकत अली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आगे कुछ ऐसा नाम मिलेगा जो आप लोग कभी सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ग्वालियर से तात्या टोपे, गोरखपुर से गजाधर सिंह, नाम नहीं सुने होंगे। अब आगे जिसका नाम आप लोगों ने नहीं सुना है। ठीक है, फर्रुखाबाद से नवाब तजफल हुसैन, सुल्तानपुर से शहीद हसन, संबलपुर उड़ीसा से कौन थे, सुरेंद्र साई, हरियाणा से राव तुलाराम, मथुरा से देवी सिंह, मेरठ से कदम सिंह, सागर से शेख रामाजान, गढ़मंडला से शंकर साहब राजा ठाकुर प्रसाद, रायपुर से नारायण सिंह, मंदसौर से शहजादा हुमायूं, जिनको फिरोज शाह कहते थे। शहजादा हुमायूं को क्या बोला जाता था, फिरोज शाह कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे असम छूट गया, असम से क्या होगा, मनीराम दत्त। क्या नाम होगा असम से, मनीराम दत्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, असम से कौन था, मनीराम दत्त। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलेंगे असफलता के कारण। असफलता सीमित क्षेत्र एवं सीमित जनाधार, भारतीय राजवाड़े में कुछ अन्य वर्गों द्वारा अंग्रेजों का सहयोग, ये सब आपको ध्यान रखना है। प्रकृति भी दिया हुआ है, प्रभाव भी दिया हुआ है। ठीक है,
सारा के सारा इसको संक्षेप में दे दिया गया है, इस पे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेता अंग्रेजी को अंग्रेजी नेता अंग्रेजी जनरल का छोड़ दिए। दिल्ली से जनरल बिलोबी, जॉन निकलसन, लेफ्टिनेंट हार्सन, निकलसन की हत्या हो गई, ठीक है। कानपुर से, ठीक है, सर वी व्हीलर, ठीक है, कोलिन कैंपबेल, कैंपबेल की बहुत भूमिका थी, ठीक है। लखनऊ से हेनरी लॉरेंस मारा गया, ब्रिगेडियर इंग्लिश भी था, हेनरी हैवलॉक गया, जेम्स आउटरम गया, सर कॉलिन कैंपबेल गए, ठीक है। झांसी से सर हुरोज था, जो कि बोली थी मतलब महाराणा, मतलब पूरे मतलब अकेले मतलब मर्द जो थी, पूरे सेना में अकेली मर्द जो थी रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। बनारस से नील, ठीक है, जेम्स नील, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कर्नल नील जिनको कहते हैं कहाँ से थे, बनारस से थे, ठीक है। झांसी से हुरोज थे, लखनऊ से लॉरेंस भी थे, हेनरी हैवलॉक भी थे, आउटरम भी थे, कैंपेबल भी थे। कानपुर से बात करेंगे वहां से भी कैंपेबल थे। दिल्ली की बात करें, निकोलसन है, हडसन है, बिलोबी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिलोबी नहीं दबा पाता है, हडसन मारा ही जाता, निकोलसन मारा ही जाता है। हडसन जो था विद्रोह पर बहुत अधिक तक टेक ओवर करता है, काम करता है, ठीक है। मेरठ के नेता कदम सिंह एग्जाम में पूछा हुआ है। रायपुर से नारायण सिंह याद रखेंगे। मंदसौर से थे तो शहजादा हुमायूं थे। हरियाणा से राव तुलाराव थे, ठीक है। मथुरा से देवी सिंह थे। सागर से शेख रामजान थे। फरुखाबाद से नवाब तजफ उज्जवल हुसैन थे। ग्वालियर से तात्या टोपे, गोरखपुर से गजाधर सिंह थे, ठीक है। असम से कौन थे, तो दीवान मानीराम दत्त, ठीक है। ये सारा प्रश्न आपका क्या होता है, समाप्त होता है। कल वाला टॉपिक जो है से मैं आप लोग को डाल दूंगा, कौन सा टॉपिक हम लोग को करके आना है मैं लिख दूंगा, आप लोग घर से पढ़ कर आइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर कल की क्लास में।